हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस चैनल में आपका। आज हम पढ़ेंगे इतिहास के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होना राष्ट्रवाद कहलाता है। हम देखेंगे कि यूरोप में किस तरह राष्ट्रवाद फैला तथा किस तरह उसका विकास हुआ और आगे जाकर क्या उसके परिणाम निकले। सबसे पहला अपना पॉइंट है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। आपके सामने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं कि निरंकुश शासन व्यवस्था थी, उदारवादी विचारों का प्रचार प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों की भूमिका थी, जिस वजह से राष्ट्रवाद के उदय के कारण हुए। दूसरा पॉइंट है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। सबसे पहले कौन सी क्रांति हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इस क्रांति से ही पूरे यूरोप में क्रांति आ गई थी। इसी क्रांति सबसे पहली क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति के नाम से यह जानी जाती है 1789 में। फिर नागरिक संहिता 1804 में, नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है जिसे। वेना की संधि 1815 में हुई। उदारवादियों की क्रांति 1848 में हुई। जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 के बीच में हुआ। इटली का एकीकरण 1859 से 1871 के बीच में हुआ। बच्चों यह ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, या नागरिक संहिता कब हुई, या वेना संधि कौन से सन में हुई। ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं 1-1 नंबर में, इसलिए आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। आगे पॉइंट पर चलते हैं अपन। फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद। संविधान आधारित शासन व्यवस्था थी इसमें। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा बना। नेशनल असेंबली का गठन हुआ। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्ति एवं मापतौल की एक समान व्यवस्था। फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि यह नेपोलियन ने कुछ कोड तैयार किए थे जिसे नागरिक संहिता के तौर पर 1804 में कहा गया। जो कोड निम्नलिखित थे, आपके सामने लिखे हुए हैं। जन पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। सामंती व्यवस्था यानी जो जमींदारों पर कर लगाए जाते थे, जो छोटे छोटे किसानों पर, जमींदारों पर नहीं, छोटे छोटे किसानों पर जो कर लगाए जाते थे, उन करों को समाप्त करने के लिए यह सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसे ही सामंती व्यवस्था कहते थे। जो छोटे छोटे किसानों से कर लिया जाता था उसे ही सामंती व्यवस्था कहा जाता था। किसानों के भूदासत्व और जागीरदारों शुल्कों से मुक्ति मिल गई थी। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, लेकिन यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन संहिता के बारे में बताइए, या तो नेपोलियन कोड के बारे में बताइए, या बोल देंगे 1804 की नागरिक संहिता के बारे में बताइए। तो आप यह ध्यान रखना, क्योंकि यह क्वेश्चन आता है, चाहे 1 नंबर का आए, 2 नंबर का आए या 5 नंबर का आए, हर साल आता है। आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं दोस्तों, उदारवादी राष्ट्रवाद। राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में सहमति पर आधारित सरकार थी। संविधान आधारित शासन था। संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित थे। विशेष अधिकारियों का अंत हो गया। कानून के समक्ष समानता, मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं। मुक्त बाजार, वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति। इस पर ज़्यादा गौर मत करना, क्योंकि यह ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता। आगे चलते हैं। वेना की संधि, यह क्वेश्चन ज़रूर आता है वेना की संधि से पेपर में, इसलिए आप ध्यान में रखना कि यह 1815 में हुई थी वेना की संधि। और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी? फ्रांस में बोर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था का कायम करना था।
फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। नेपोलियन ने जो फ्रांस के आसपास के इलाकों को जीता था वह उसने खो दिए थे और फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना कर दी गई थी। यह इससे क्वेश्चन बैना संधि से अवश्य आती है, इसलिए आप बैना संधि को अच्छे से पढ़ लेना और मैं आगे और भी इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 2 भी तैयार करूँगा। यह पार्ट 1 था। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।